कलकल बहती हुई नदियां, ढोल मांदर की धुन, मस्ती से रहते हैं, मस्ती से खाते हैं, कल की चिंता नहीं करते। आज जो मिल गया खा लिया, फिर कल की चिंता नहीं करते। अभी लोकगीतों में आप देख रहे थे कितनी मस्ती है, कितनी सरलता है। ऐसा लगता है कि नदियां बह रही है और नदियां की कलकल आपके दूर आ रही। और दंतेवाड़ा बीजापुर में शाम को आप सड़कों में निकल जाए, दुनिया के खूब यानी अच्छे से अच्छे जो आप स्प्रे लगाते हैं, जो आप यूज़ करते हैं अपने शरीर में, जब वहाँ पे महुआ की और साल के फूलों की मादकता होगी, उसके आगे दुनिया के सारे खुशबू, सारी ताजगियाँ फैले, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं उसको। ये सम्मोहित यानी सम्मोहित करने वाला खूबसूरती, जैसे माँ बेटे से सम्मोहित होता है, उतना बड़ा सम्मोहन, क्योंकि उस मिट्टी से जन्मा हुआ प्रकृति के सबसे नजदीक कोई है तो हमारा ट्राइबल है, पूरे देश का दुनिया। वो पलायन करेगा ही नहीं, उसको पलायन करने के लिए मजबूर किया, या तो उनकी रोटी खिलाओ, खाना खिलाओ, या उनके लिए आप बारूद की सुरंग बिछाओ, या उनके पीछे चल के पुलिस के कैंप में हमला करो, या फिर आपको गोली मार दिया जाए। इसलिए 40-50 हजार लोग गांव छोड़कर खाने के आसपास शिविरों में रहने लगे। इसलिए रहने लगे, किसी को शौक नहीं होता, और ट्राइबल को तो शौक नहीं होता, वो महुआ के पेड़ के नीचे सोता है, आम के पेड़ के नीचे सोता है, उसको छत नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, उसको हमने मकान दिया, दुकान दिया, सब दिया, पर उसके बाद भी उसको चैन नहीं है, क्योंकि वो पलायन यदि करता, यदि वो पलायन कर लिया होता तो शहर में वही होते, फिर जंगल से उतरता ही नहीं। वो उतर गए हो तो इतने बड़े बड़े मैदान उनके हाथ में रहता, क्योंकि रक्षा उन्होंने जंगल का किया। इसलिए ये तर्क देना गलत, क्यों उनको शिविरों में बसाया गया है, षड्यंत्र किया गया है, 2 भागों में बांटा जा रहा है, वो अपनी जान की डर से है। और कोई भी सरकार यदि कोई उसके पास आता है सुरक्षा के लिए, तो पहला दायित्व उसको सुरक्षा दे, दूसरा दायित्व उसके लिए मकान बनाए, तीसरा दायित्व उसको बेहतर पानी की व्यवस्था करे, उसके लिए बिजली की व्यवस्था करे, उसके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करे, उसके खाने की व्यवस्था करे। ये सारी व्यवस्था हम शिविरों में 40,000 लोगों की पिछले सालों से कर रहे हैं। जब तक उनकी मर्जी वो रहेंगे तब तक सरकार को करना पड़ेगा, चाहे सरकार कोई रहे, मुख्यमंत्री कोई रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रथम दायित्व है। मगर ये नक्सली जो बड़ी बड़ी बातें दिल्ली में आके कहते हैं और उनके समर्थक कहते हैं, इन राहत शिविरों पे गोली चला के रात में आक्रमण किया गया, 6 महीने से बच्चे से लेकर 80 साल की वृद्धा को गोली मारा गया, पूरे के पूरे राहत शिविरों को जलाया गया। उनके लिए कोई आकर यहाँ पे न्यायालय पे खड़ा होकर उन गरीबों के लिए बात करने वाला कोई तैयार नहीं होता कि क्यों किया। बारात की एक पूरी बस जा रही थी, बारात के पूरे बस को उड़ा दिया, दूल्हा बैठा है, दुल्हन बैठे, उसके परिवार उठ गए, उसके लिए सॉरी बोल दिया, उसके लिए क्षमा मांग लिया। स्कूल के बच्चों की बस जा रही है, बस को उड़ा दिया, सवारी बस जा रही है, ट्रैवल जिसमें बैठे हैं उसमें उड़ा दिया। ये इससे डेमोक्रेसी में दुनिया में सिर्फ एक कानून है कि 2 कानून है? सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं, हाई कोर्ट को मानते हैं, लोअर कोर्ट को मानते हैं, मगर जन अदालत लगा के गांव में खड़े करके लोगों के हाथ पैर काट देना, गले को टुकड़े टुकड़े कर देना, रोज की घटना है, ये अभी भी हो रहा है। किसने अधिकार दिया इनको जन अदालत लगा के लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देना, उनके हाथ पैर काट देना और 6 घंटे में मारना? क्रूरता की इससे बड़ी उदाहरण दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिल सकता। क्रूरतम से क्रूरतम भी कोई अपराधी होगा, उसकी रूह कांप जाएगी। 8 घंटे में लोगों को मारते हैं टुकड़े टुकड़े करके, और उसके बाद उनके लिए बोलने वाले लोग जब बोलते हैं तो मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि किस दुनिया में रहने वाले हैं। इनका भी DNA टेस्ट कर लिया जाए एक बार। इससे क्या सोच है इसकी? हम सीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, हमें अपराधी बनाया। डॉक्टर रमन तो सब कुछ करता है, गोली काहे की लड़ाई? तो मैं मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, एक बार जीता, दूसरी बार जीता। सवाल इसका नहीं है कि हम जीत और हार को, राजनीति को और इसको हमने नक्सल मुद्दे से जोड़ा ही नहीं। हमने पहले दिन तय किया कि जो डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए जो मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, मैं करता रहूँगा। मुझे इस रास्ते से कोई हटा नहीं सकता, मेरी सरकार को इस रास्ते से कोई नहीं हटा सकता। लोगों ने कहा कि SPO को हटा दिया जाए, उनको बंदूक उनसे ले लिया जाए, उनकी सुरक्षा किया जाए। ठीक है भाई, बड़े लोग बोलते हैं तो छोटे लोगों को करना पड़ता है। आदेश है तो हम कर रहे हैं।
मगर 6000 लोगों के हाथ से बंदूक ले लोगे, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? जिनके माँ बाप को मार डाले उनको कौन बचाएगा? इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन हमको दिया है उसका हम अक्षरशः पालन करते हुए कानून, नियम और प्रक्रिया के तहत हमने छत्तीसगढ़ी ऑक्सिलरी फोर्स बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। अब वो 6000 बच्चों के नॉर्म्स में रिलैक्सेशन करके उन सबको हम जो एसपीओज हैं वो छत्तीसगढ़ के हमारे ऑक्सिलरी फोर्स में शामिल हो जाएंगे और बेहतर तरीके से उनका जीवन चलेगा। उनको वर्दी देंगे, उनको बेहतर पे स्केल देंगे, उनको इंश्योरेंस के लाभ देंगे और उनमें से लोगों को बाद में जो 10% 20% जो कानून के अनुसार होगा हर साल आरक्षक के पद में हम उनको आगे बढ़ाते रहेंगे। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें बहुत सारे विषय, क्योंकि नक्सल विषय पे जब बात शुरू होती है तो मेरी तकलीफ वो होती है कि मैं ख़त्म कहाँ करूँ, क्योंकि अभी मैं भूमिका बता रहा हूँ और सरोज जी ने मुझे कहा 2 बजे ख़त्म कर देना, तो भूमिका में ही मुझे ख़त्म करने की स्थिति बनेगी, क्योंकि इतने सारे इसके बिंदु हैं। इसका आर्थिक पहलू, इसका सामाजिक पहलू, राजनीतिक इसका पहलू। अब एक विषय आता है कि क्या इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है कि नहीं, क्यों नहीं ढूंढा जा सकता? पंजाब की इतनी बड़ी समस्या का समाधान वहाँ के लोगों को जन जागृति करके लोगों ने जब एक साथ खड़े हुए उसका समाधान हुआ। दुनिया के आसपास के और जितने भी अन्य राज्यों की समस्या है उसका समाधान हुआ। सरगुजा का पूरा क्षेत्र अभी हमारा शांत हो चुका है, बस्तर का कुछ क्षेत्र बाकी है। जब तक हम इसके लिए समन्वित कार्य योजना, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बना के, क्योंकि बस्तर को जब आप देखेंगे, अकेले बस्तर को 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, यूरोप के सारे देशों को मिला दोगे तो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर नहीं होता। 8-10 देशों को छोटे छोटे जो हैं, जहाँ एक दिन में आप 3 कंट्री की यात्रा कर सकते हैं, उन यूरोप के सारे देशों में 40,000 स्क्वायर किलोमीटर अकेला बस्तर, केरल से बड़ा अकेला हमारा बस्तर है और 4 राज्यों से मिला हुआ सीमा और सारे पहाड़ों से घिरा हुआ। मुझसे पूछते हैं कि समाधान इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? आपने 22,000 फोर्स बढ़ा दिया, हमने जंगल वारफेयर कॉलेज की स्थापना कर दी, ट्रेनिंग कर दिया, आधुनिक शस्त्र दे दिया, थाने को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पुलिस और पुलिस बल का निर्माण जो हुआ था इस देश के, पुलिस एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ है कि पुलिस देश में पुलिस का निर्माण पुलिसिंग के लिए हुआ। 107-16 का मामला, भाई का झगड़ा हो तो बुला ले थाने में, सड़क में खड़ा हो तो गाड़ी हाथ दिखा के रोके और कुछ किया और निकाल दिए, कोर्ट और कचहरी में पेशी के लिए दौड़ा दिए। पुलिस बल की स्थापना कानून व्यवस्था के निर्माण के लिए हुआ था। पुलिस कभी गोरिल्ला वार के लिए, जंगल वारफेयर के लिए प्रशिक्षित थी, है, न रहेगी, क्योंकि हमने उसका निर्माण ही नहीं किया। जब पुलिस उस काम के लिए नहीं है तो फिर उसको लगाएं क्यों? हमने जब राष्ट्रीय स्तर में हमारी बात होती है पीएम साहब से, और माननीय सभी 2-3 गृह मंत्री जी मेरे रहते आए, बदल गए, तो उन सबसे हम चर्चा करते थे क्या इस बड़ी समस्या के लिए ऐसा फोर्स जो गोरिल्ला वार के लिए प्रशिक्षित हो, मेंटली फिजिकली तैयार हो, अच्छे शस्त्र से सुसज्जित हो और जंगल के जो आरडीएक्स और दूसरे विषय हैं उसके बारे में ट्रेंड हो, ऐसे फोर्स का निर्माण अब जब तक नहीं करेंगे या राज्य सरकारों को ऐसे गोरिल्ला वार के लिए लड़ने वाली टीम का निर्माण करके उनके सामने नहीं दोगे, क्योंकि 12-12 घंटा, 16-16 घंटा जंगल में जाना और जाके लौट के आना 3 दिन बाद, ये सामान्य पुलिस बल का नहीं था। इसलिए पहला काम पुलिस फोर्स को अत्याधुनिक नए तरीके से उनकी प्रशिक्षण और उनके लिए शस्त्र और बाकी विषयों की व्यवस्था, ये इस विषय का केंद्र बिंदु था जो हमारे सुझाव में आया। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, ऐसे फोर्स का निर्माण, मॉडर्नाइजेशन में नए थाने का निर्माण के साथ साथ 100 किलोमीटर तक थाने नहीं है, चौकी नहीं है, चौकी तो उस पूरे क्षेत्र में कुछ राज्यों के फोर्स पुलिस बल का इंटर स्टेट बॉर्डर में, मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर 50-50 किलोमीटर के इंटर स्टेट बॉर्डर के जो थाने हैं उसमें हाथ से बंदूक लेके उनके हाथ में डंडा दे दिया गया। डंडा इसलिए दे दिया कि नक्सली डंडा नहीं लूटते, बंदूक लूटते, और डंडा हाथ में है तो उसको मारते नहीं। तो ये उदाहरण है इस देश में कि हम यदि उस इंटर स्टेट बॉर्डर को सील नहीं करेंगे, उसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे, वहाँ ऐसी फोर्स जो इसके खिलाफ लड़ सके, खड़ा हो सके, तब तक आप ये सारी किस्सा कहानी बताते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आज बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में प्रशिक्षण के लिए संस्थान उन्होंने स्थापित किए हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान हम ढूंढ सकते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ लंबी लड़ाई के लिए एक ठोस मानसिकता। आज कोई घटना हुई, कल रिएक्शन हुआ, परसों इस्तीफा मांगा और कल बोला कि गृह मंत्री ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री, इससे फर्क, इसका कोई वो नहीं। आपको दिमाग को साफ बना के लंबी लड़ाई के लिए पूरी मानसिकता के साथ तैयार हो गए। मैं नहीं कहता कि मुझे 15 साल मुख्यमंत्री बनना है, लंबी लड़ाई के लिए मतलब ये नहीं है कि लंबे समय तक ही मुख्यमंत्री मुझे बनना है। जो भी लीडरशिप इस देश का, स्टेट का, सेंटर का हो, वो क्लियर कट अपने दिमाग में इस बात को बना ले कि इस लंबी लड़ाई के लिए शांति के साथ विचार करके हम इस लड़ाई में जूझ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। कहीं हमने वापसी के सारे पुल पहले तोड़ दिए, कोई दूर दूर तक कोई रास्ता बचाया नहीं, आगे का ही रास्ता बताया, जीतने का ही बचा है, डेमोक्रेसी का ही बचा है, नक्सलियों को खात्मे का ही बनाया। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि पीछे कहीं लौटने का रास्ता है। इसमें किसी का भी दो दिमाग नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ अब 25 लाख हो गए सबका, कुछ नक्सलियों को छोड़ दें और कुछ 1-2 नेताओं को छोड़ दें तो सबका मन। मुझे फिर इसके बाद पूछते कि जवाब ये है कि आप कर क्या रहे हो भाई। बड़ी बड़ी बातें देते हो डॉक्टर रमन, 6 फीट की हाइट है और ऊंचाई के बारे में सरोज जी कुछ बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आया, मैं तो ऐसे ही झुक के चलता हूँ। तो ये विषय है कि आप इतना करने के बाद रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हो। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, बहुत इजी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जंगल 40-50 हज़ार किलोमीटर में फैले हुए, 100 किलोमीटर में थाने हैं, उड़ीसा का बॉर्डर है, आंध्र का बॉर्डर है, झारखंड का बॉर्डर है, मध्य प्रदेश का है, बिहार का है, सब लगा हुआ है। वहाँ कोई एक वीरप्पन को 3 राज्यों की 30,000 पुलिस वीरप्पन को ढूंढने में 12 साल लगे उसको मारने। ख्याल है आपको उस वीरप्पन का मूछ वाला 12 साल लगे थे, इसलिए कि जंगल में घूमता था और घोड़े में चलता था। मेरे यहाँ तो हजारों वीरप्पन है भाई, उससे ज्यादा जंगल है, उससे ज्यादा आधुनिक शस्त्र है उनके पास। AK-47 है, RDX से बिछी हुई सड़कें हैं, अत्याधुनिक उनके पास रिमोट कंट्रोल से। अब तो मेरे हेलीकॉप्टर को निशाना लगा चुके हैं। भगवान को धन्य है कि मेरा उनका निशाना हमेशा चूकता है। किसी दिन लग गया तो क्या होगा, होगा जो होगा, मगर चूकता रहेगा, कोई चिंता किसी करने की जरूरत नहीं। मगर इस सब की परिस्थितियों को मैं बताना चाहता हूँ कि उस परिस्थिति में वीरप्पन को 10-12 साल लगे, तो मेरे यहाँ तो हजारों लोग हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर है और दिल्ली में बैठे हुए और हिंदुस्तान में बैठे हुए उनके इतने बड़े बड़े सपोर्टर हैं, ये उनके लिए। मगर इससे ना हम परेशान हैं, ना निराश हैं, ना हताश हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, सब अच्छा होगा और आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। और एक बात कि इस डेमोक्रेसी को कोई पराजित नहीं कर सकता, और जब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस देश के प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को कहा है, नक्सल आतंक को कहा है, तो इस देश को इस बात के लिए फिर अब दोहरा प्रश्न करने की जरूरत ही समाप्त हो गई कि नक्सल हिंसा इस देश की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और पूरे देश को इसके साथ मिलकर लड़ने की तैयारी करना चाहिए। जो हिस्सा छत्तीसगढ़ आज कर रहा है, कल करता रहेगा, बिना दुखी हुए, बिना निराश हुए, बिना परेशान हुए, बिना घबराए, बिना चुनाव के रिजल्ट का, हार जीत का फैसला कुछ हो, उससे हम सबको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस प्रजातंत्र की लड़ाई को, इस नक्सल हिंसा और नक्सल आतंकवाद का एक आंकड़े देते हुए मैं बंद करूंगा कि नक्सलवाद और आतंकवाद में ज्यादा मौत, ज्यादा हत्याएं किसमें हुई, कौन बड़ा प्रॉब्लम है देश का, तो आपको ताजुब होगा। 2010-11 और 9-10 के 2 आंकड़े बताऊंगा। इस देश में आतंकवाद से यदि 82 लोग मारे गए तो नक्सल हिंसा में 555 लोग 9 और 10 में, और 8 और 9 में नक्सल हिंसा में आतंकवाद से यदि 147 मारे गए तो नक्सल हिंसा में 480 लोग मारे गए। 5 गुना ज़्यादा मौतें आतंकवाद से नक्सल हिंसा में पिछले 5 साल से हुई है। ये आंकड़े कहते हैं, डॉक्टर रमन नहीं, ये सरकारी आंकड़े हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। इसको आप समझिए कितना, कितनी व्यापकता है, कितनी विशालता है। इसलिए मुझे बोलना कुछ नहीं है, मैं
तो सिर्फ यही कहना आया हूँ कि आप जैसे समझदार लोगों के बीच कुछ बातें मैंने बोलने का प्रयास किया है, और ये विषय न मेरा है, न सरोज जी का है, न भारतीय जनता पार्टी का है, न नंद कुमार साय जी का है, न आपका है, ये पूरा देश का है। 110 करोड़ लोग जिस डेमोक्रेसी में सांस ले रहे हैं उनका है। उनके लिए यदि हम लोग थोड़ा बहुत भी प्रयास कर रहे हैं तो इस देश के लिए कर रहे हैं, किसी राजनीतिक विषय को लेकर नहीं कर रहे हैं, और ये सतत जारी रहेगा। हम कहीं बैठेंगे नहीं, कहीं निराश नहीं होंगे, कहीं हताश नहीं होंगे। सिर्फ आपकी ताकत और आपका उत्साह मिलता रहे। धन्यवाद।